नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी टेट के सेकेंड पेपर के सामाजिक अध्ययन का 12वां क्लास है और हम देख रहे हैं इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आपका, कि पहला प्रश्न पूछा गया है कि 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने आप को क्या घोषित किया था। ऑप्शन है महासामंत या राजा राजदेव या दक्षिणापथ या अश्वघोष। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए, कि 7वीं शताब्दी में जो बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने आप को महासामंत घोषित किया था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सामंत जो शब्द है, जो है सामंत शब्द का अर्थ मूल रूप से पड़ोसी था। महर्षि बाणभट्ट के अनुसार महासामंत सामंत में से एक श्रेणी ऊंचे स्थान पर था। सामंत निम्नतम और सामान्य प्रकार के जमींदार थे। तो नीचे क्या आते थे? सामंत आते थे और इनके ऊपर कौन थे? आपके महासामंत। तो ये बेसिक तौर पे एक निम्नतम, मतलब कि अगर सामंत की बात किया तो ये निम्नतम श्रेणी के जमींदार थे या जागीरदार थे। बाणभट्ट कृत हर्षचरित में महासामंतों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि राजा अशोक पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कह रहा है कि अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे, तो यह बिल्कुल आपका गलत है। क्यों गलत है आगे हम आपको बताएंगे। दूसरा कह रहा है कि अशोक के अभिलेख पाली और ब्राह्मी लिपि में मिले थे, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत है आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और तीसरा कह रहा है कि अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीत को छोड़ा, तो यह बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ए और बी तो गलत है, परंतु सी वाला ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अब जानते हैं कि ए और बी क्यों गलत है। तो बात करते हैं, मौर्यवंशी सम्राट अशोक की राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान का पटना था। उनका शासन जो है उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, जो कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान में पड़ता है, तो हिंदू कुश से लेकर पूर्व में बांग्लादेश और दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में था। अशोक के अभिलेख जो है वह ज़्यादातर प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। उत्तर पश्चिम में अभिलेख जो मिली है वह खरोष्टी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपका पहला और दूसरा ऑप्शन, क्योंकि पहला ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि इस प्रकार से जो अशोक का साम्राज्य था, मगध यानी कि केवल आपका बिहार वाला क्षेत्र, लेकिन अशोक जब राजा बना तो लगभग संपूर्ण भारत इसके कब्जे में था, तो हम केवल मगध का शासक नहीं कह सकते हैं। और दूसरा कह रहा है कि पाली और ब्राह्मी लिपि में, तो मैंने आपको बताया कि अशोक के जो अभिलेख हैं वह ब्राह्मी लिपि में तो मिले हैं परंतु पाली में नहीं मिला है। तो कौन कौन से में मिला है? तो प्राकृतिक भाषा थी, ब्राह्मी लिपि थे, खरोष्टी और अरमाइक लिपि मिली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकेंड वाला भी ऑप्शन आपका गलत था और मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से सही होगा। आगे की बात करते हैं कि अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबों को देखकर उसने युद्ध की वितृष्णा हो गई, युद्ध से उसे घृणा हो गया और उन्होंने निर्णय लिया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे तथा साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किसके समय में हुआ था। तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक या शमसुद्दीन इल्तुतमिश या जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। तो आपने पता है कि प्रारंभिक मध्यकालीन में, ठीक है, दक्षिण भारत पर जो पहली बार सैन्य अभियान हुआ था वह अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में 1100, ठीक है, 1190-92 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो मुस्लिम शासक था वह कौन था? आपका अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत का सारा अभियान चला, ठीक है, वह उसके एक प्रमुख सेनापति था, उसका नाम आता है मालिक कफूर। और मालिक कफूर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी पर आक्रमण किया था और उस समय देवगिरी पर यादव वंश के शासक रामचंद्र देव का शासन हुआ करता था। तो हालांकि यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है। ऑप्शन है आपका धौलावीरा और मेहरगढ़, दूसरा है आपका कोल्डिहवा और राखीगढ़, तीसरा है आपका लोथल और कोल्डिहवा और चौथा है धौलावीरा और लोथल। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो है सही ऑप्शन होता है डी वाला, कि लोथल और जो धौलावीरा है वह गुजरात में स्थित है। बात करते हैं कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और लोथल भी गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है, इन दोनों स्थलों इसकी खोज जो है 1954 में हुई थी। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एक बड़ा बंदरगाह था। बात करते हैं मेहरगढ़ की,
तो मेहरगढ़ जो है वर्तमान समय के बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। राखी गढ़ी की अगर बात किया जाए तो राखी गढ़ी जो है वह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और कोल्डियावा की अगर बात की जाए तो कोल्डियावा जो है वर्तमान के प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में मेजा तहसील के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है। तो पहला कह रहा है कि मुख्यतः, मतलब पहले सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया। तो यह बिल्कुल गलत है आपका, क्योंकि पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन नहीं किया था। अगला कह रहा है आपका कि किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था। तो यह गलत है, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा को पाप माना गया है। ठीक है, अगर आप किसानी कर रहे हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े, खेतों में कीड़े छोटे मोटे रहते हैं तो वो भी क्या आते हैं, मरते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर भी जैन धर्म ने पाबंदी लगा रखा था। तो इस प्रकार से सेकेंड वाला ऑप्शन भी आपका गलत है, क्योंकि किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों को पालन करना काफ़ी कठिन था। तीसरा कह रहा है कि महावीर की शिक्षा 1500 वर्ष पूर्व बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो बेसिक तौर पे यह सही है कि महावीर की जो शिक्षाएं हैं उनकी जो स्थान हमें बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई हमें प्राप्त मिलती हैं। और चौथा कह रहा है आपका कि पुरुषों और महिलाओं के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान था। तो यह आपका गलत है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन आपका सही है, तो सही ऑप्शन होता है केवल सी वाला। तो बात करते हैं इनके बारे में। तो महावीर की शिक्षाएं एक लंबे कालखंड तक मौखिक चलती रही, लेकिन बाद में 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी में महावीर की शिक्षाओं को संकलित किया गया। जैन धर्म का सर्वाधिक अहिंसा पर बल देने के कारण किसानों द्वारा इसका पालन करना कठिन था। महावीर की शिक्षाएं अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद पर आधारित थी। महावीर ने अपने उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि आप कक्षा में खोड़ और अपतानी नाकाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करें जिनसे ये जनजातियां हैं। तो अब यहाँ पे पहला है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कह रहा है आपका कि हम इन सारी चीज़ों के लिए मानचित्र पर झारखंड और नागालैंड को दिखाएंगे, या समय रेखा पर गुजरात और मेघालय को दिखाएंगे, या मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश को दिखाएंगे, या समय रेखा पर गुजरात और नागालैंड को दिखाएंगे। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी वाला कि मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश को दिखाएंगे। अब जानते हैं कि जो खोड़ है ना, खोड़ जो है एक आदिवासी जनजाति है जो भारत के उड़ीसा राज्य में रहती है। तो खोड़ कहाँ पे रहती है, उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में मतलब पहाड़ों पर और जंगलों पर निवास करती हैं। और यह खोड़ कुई या कुवी भाषा बोलते हैं। ठीक है, जो खोड़ होते हैं वह कुवी भाषा का प्रयोग करते हैं तथा उड़ीसा लिपि में लिखते हैं। अपतानी या तानी अरुणाचल प्रदेश का जनजाति समूह है जो सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं और इनकी भाषा अपतानी भाषा है। तो बेसिक तौर पे आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश राज्य को हमें दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में भारत रेशम के संदर्भ में ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है आगे कि सही विकल्प अपने को चयन करना है। तो पहला कह रहा है आपका कि भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। तो यह तो बिल्कुल आपका सही है कि भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में ठीक ठाक डिमांड थी। दूसरा कह रहा है कि भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात बढ़ा। ये भी सही है आपका। और तीसरा कह रहा है कि भारतीय रेशम उत्पादक इस व्यापार से अच्छा कमाते थे। तो यह बेसिक तौर पे गलत है कि बेसिक तौर पे उत्पादकों को इसमें अच्छी कमाई नहीं होती थी। क्यों नहीं होती तो हम आपको बताएंगे। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि ए और बी तो सही है, परंतु सी वाला गलत है। अब बात करते हैं कि भारतीय रेशम के उच्च गुणवत्ता होने के कारण यूरोपीय बाजार में इसकी भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत से रेशम का निर्यात भी बढ़ा। इसके बावजूद भी भारत के रेशम उत्पादक अच्छी आय अर्जित नहीं कर पाए, क्योंकि औपनिवेशिक काल में अंग्रेज व्यापारी भारतीयों से कच्चे माल लेकर यंत्रों की सहायता से उत्पादन करना आरंभ कर दिए थे, और जिसके कारण उनके जो चीज़ें होती थी वह सस्ती पड़ती थी और भारतीय जो होते थे अपने हस्त कौशल से चीज़ों को बनाते थे, तो इनकी चीज़ें महंगी होती थी, इसलिए अच्छी कमाई नहीं कर पाते थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरतों पर बेसिक तौर पे बल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
कि कंपनी ने, ठीक है, कृषि निवेश पे बढ़ने के लिए मतलब जरूरतों पर बल दिया था। और दूसरा कह रहा है कि अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होते हैं, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वह सही मतलब ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अब जानते हैं इसके बारे में कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। यही वह समय था जब अंग्रेजों ने व्यापक रूप से नील की खेती के लिए भारतीय कृषकों पर दबाव डालना भी शुरू किया था, तथा उस समय अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। कंपनी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कृषि निवेश पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्होंने 19वीं शताब्दी में विधवा विवाह समर्थन के में सार्थक भूमिका निभाई थी। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरोजियो, या ईश्वरचंद्र विद्यासागर और वीरे सलिंगम पुत्तुलू, या विवेकानंद और पेरियार, या राज सुंदरी और रुकैया शाखावत हुसैन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी वाला कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर और वीरे सलिंगम पुत्तुलू ने बेसिक तौर पे विधवा विवाह के समर्थन में बेसिक तौर पे सार्थक भूमिका निभाई थी। बात करते हैं ईश्वरचंद्र और विद्यासागर और वीरे सलिंगम पुत्तुलू ने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई। हिंदू विधवा विवाह अधिनियम वर्ष 1856 में आया और यह अधिनियम समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के कारण अधिनियमित किया गया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग था। मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषी क्षेत्र से वीर सलिंगम पुत्तुलू एक साहित्यकार और समाज सुधारक थे, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए एक संगठन भी बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फूले, या हरिदास ठाकुर, या बी आर अम्बेडकर, या घासीदास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए कि ज्योतिबा फूले ने किया था। जानते हैं इनके बारे में कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फूले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी। इनका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना। गुलामगिरी इनके द्वारा रचित पुस्तक है। इनके विचारों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत अधिक प्रभावित हैं। बात करते हैं ज्योतिबा फूले की, तो उनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है। तो पहला कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंगाल में हुई थी, तो यह बिल्कुल आपका गलत है। दूसरा कह रहा है आपका कि हेनरी डेरोजियो ब्रह्म समाज के एक मतलब कि मुख्य अग्रणी थे, तो यह भी गलत है क्योंकि हेनरी डेरोजियो जो थे यंग बंगाल से संबंधित है, तो बी वाला भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया, तो यह बिल्कुल आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि पेरियार ने वैदिक शास्त्रों से उद्धरण करते हुए जाति विभाजनों के विरुद्ध दलील या पक्ष रेखा, तो यह भी आपका गलत है। अब जानते हैं इन सभी के बारे में कि औपनिवेशिक काल में जाति सुधार के संबंध में सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। सिंह सभा की स्थापना साल 1873 में अमृतसर में हुई थी। बात करते हैं प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे ने 31 मार्च 1867 को, ठीक है, 31 मार्च 1867 को किया था, ठीक है। तो यह मतलब बेसिक तौर पे इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। तो सन तो यहाँ पर सही था परंतु स्थान गलत था, इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका गलत है। आगे की बात करते हैं कि हेनरी डेरोजियो एक अंग्रेजी भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कोलकाता के अध्यापक थे, और पेरियार जो थे तमिलनाडु में दलितों शोषित गरीबों के मसीहा और राजनेता थे। तो ये इसका एक्सप्लेन हुआ कि किस प्रकार से ए बी और डी गलत है और आपका सी किस प्रकार से सही है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार के संदर्भ में ए और आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्यमार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा का परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन मतलब कि ए तो बिल्कुल आपका सही कह रहा है। और बात करते हैं दूसरे वाले की, तो ये कह रहा है कि वो चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुट यानी कि समूहों से लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर आपका आर वाला यानी कि कारण आपका गलत है, तो आप कह सकते हैं कि ए तो सही है परंतु आर आपका गलत है। तो सही ऑप्शन होता है आप सी। अब इसके बारे में जानते हैं कि बेसिक तौर पे
कि ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार के संदर्भ में जो पहला वाला कथन वो सत्य है, परंतु आर जो है यानी कि कारण जो है असत्य है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्यमार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित किया जाए, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुटों यानी कि समूहों के लोग ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाएं। बात करते हैं साल 1857 में मैकाले समिति की सिफारिश पर सिविल सेवा में चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को शुरू किया गया, जबकि वर्तमान ढांचे की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहले भारतीय के रूप में इस परीक्षा को दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रौलक एक्ट के संदर्भ में सही है। अब पहला ऑप्शन आपका कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आपका कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि यह पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ, जिसके कारण जलियांवाला बाग वाली नृशंसता हुई। तो आपका बेसिक तौर पे पहला वाला गलत है, क्योंकि हम इसके बारे में बताएंगे कि पंजाब और उसके आसपास क्षेत्र में ठीक है नहीं था। ठीक है, बेसिक तौर पे रौलक एक्ट पूरे भारत में लागू किया गया था। आगे बात करते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट होकर भागीदारी की, तो यह बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा जो आपका कह रहा है कि यह विरोध मौलिक अधिकार जैसे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता को नकारने के विरुद्ध था, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। और तीसरा जो कह रहा है आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी, तो ये वाला भी आपका सही होता है। तो इस प्रकार से आपका बी, सी और डी सही होता है। सही ऑप्शन होता है सी। अब जानते हैं कि ए वाला क्यों गलत है। तो रौलक एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम का लोकप्रिय नाम था। इस अधिनियम को राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से लाया गया था। इस अधिनियम को नो दलील, नो वकील, नो अपील के रूप में वर्णित किया गया। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को आंदोलन प्रारंभ कर दिया और इसे रौलट सत्याग्रह के नाम से भी जाना गया। यह आंदोलन पूरे देश भर में था और इसमें हिंदू, मुसलमान सहित सभी पंथ संप्रदाय का यथाशक्ति योगदान रहा। यह आंदोलन मौलिक अधिकार जैसे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता को नकारने के विरुद्ध था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो यहाँ पे पहला वाला जो है कि पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में नहीं, इसके कारण जो सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को जो रौलट सत्याग्रह शुरू किया था वह पूरे भारत में था। ठीक है, तो इस कारण से आपका पहला वाला ऑप्शन आपका गलत था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो आपका अभिकथन कह रहा है कि स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देशों से चली, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी से मुक्त कराना और तकनीकी और औद्योगिकी विकास पर आधारित आधुनिक देश का निर्माण कराना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। जानते हैं इनके बारे में कि स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया और अर्थव्यवस्था सरकारी निर्देशों से चली। स्वतंत्रता के शुरुआती दशक में ही 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर सर्वाधिक बल दिया गया, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। वहीं एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी से मुक्त करना और तकनीकी और औद्योगिक विकास पर आधारित आधुनिक देश का निर्माण करना जो था इनका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है कि असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है उपग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह। तो बेसिक तौर पे इन्हें हम लोग एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। तो जानते हैं कि ये ग्रहों के मतलब अगर क्षुद्र ग्रह की बात किया जाए तो यह ग्रहों से छोटे किंतु उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के समान ही दीर्घवृत्ताकार कक्षाकार में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। सेरेसस जो है अभी तक का सबसे बड़ा सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। तो जो आपका सेरेसस आपसे पूछा जाए क्या है, तो एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है जो अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ठीक है आपका क्षुद्र ग्रह है। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो है यानी कि एस्ट्रॉयड जो है वह किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, उनकी पेटियां तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है। तो आप सभी ने पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का या मतलब कि मानक समय यामोत्तर माना गया है। यह भारत के लगभग मध्य से होकर भारत का मतलब कि यह होकर गुजरती है। ठीक है, तो लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। और भारत का जो मानक समय है वर्तमान समय के मिर्जापुर से लिया गया है और मानक समय रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले पड़ता है आपका यूपी, यूपी के बाद आपका पड़ता है एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर मानक रेखा गुजरती है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के व्याख्या के लिए सही है। आगे कह रहा है सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कह रहा है आपका कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो यह आपका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों गलत है हम आपको बताएंगे। दूसरा कह रहा है आपका कि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में ऊष्मा का प्रभाव अधिक होता है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी वाला। तो जानते हैं कि ऋतुओं में परिवर्तन का कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अच्छी झुकाव है। ठीक है, तो आपने पता है कि सूर्य का चारों ओर पृथ्वी चक्रमण लगाती है, इसी कारण से ऋतुओं में क्या होता है परिवर्तन होता है। और साथ ही साथ इसका जो अपने अक्ष पर ठीक है 23.5 डिग्री झुकी हो उसके कारण आपका बेसिक तौर पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अर्थात बेसिक तौर पे अगर बात किया जाए कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अंश के कोण पर झुकी हुई है और इसी झुकाव के कारण ऋतुओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के मतलब कि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन किस प्रकार से गलत रहा मैंने आपको बताया और दूसरा क्यों सही है मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है कि जब ग्रीनविच पर 2 बजे अपराह्न यानी कि दोपहर का समय हो तो 45 डिग्री जो है पश्चिम में ठीक है 45 डिग्री पश्चिम में क्या बजा होगा। ठीक है, तो आपने पता है बेसिक तौर पे कि जो ग्रीनविच है जीएमटी है 0 डिग्री है। ठीक है, इसके ईस्ट में, ये ईस्ट वाला डायरेक्शन है और ये वेस्ट वाला, तो इसके आप ईस्ट में जितना जाएंगे आपका समय उतना आगे जाएगा और वेस्ट में जितना जाएंगे आपका समय उतना पीछे जाएगा। और आपने पता है कि पृथ्वी को ठीक है एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो उस प्रकार से 45 देशांतर पार करने में तो हम कहेंगे 45 × 4 जब हम करेंगे तो आपका आएगा 180 मिनट। और यह पश्चिमी देशांतर की बात कर रहा है। ठीक है, तो पश्चिम में आपका समय क्या होगा घटता जाएगा। तो 2 बज रहे हैं तो उस समय बेसिक तौर पे आप मतलब कि 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा। तो जब आप 3 घंटे पीछे जाएंगे तो उस समय आपका जो समय होगा वह आपका सुबह का 11 बजे रहेंगे। ठीक है, 2 बजे से आप 3 घंटा जब पीछे जाएंगे तो आपका समय आएगा सुबह का 11 बजे। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पतियों हेतु दिए गए कथनों ए, बी तथा सी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, तो पहला जो कह रहा है आपका कि घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है जबकि झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सभी ए, बी, सी ऑप्शन आपके सही हैं। अब बात करते हैं कि वनस्पति हेतु दिए गए जो सभी कथन वो तो आपके सही हैं। बात करते हैं घास स्थल जो होते हैं वह मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं जबकि झाड़ियाँ जो होती है केवल शुष्क स्थानों पर ही विकसित होती हैं। वनस्पतियों की वृद्धि के लिए तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करती हैं तथा प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वरूप जो होता है वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। मिट्टी की मोटाई, मिट्टी के प्रकार, आर्द्रता, ऊंचाई, वर्षा वनस्पतियों की वृद्धि के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी कारण बनते हैं। घास के मैदानों में विभिन्न प्रकार के भागों में विभिन्न प्रकार के नामों से इन्हें जाने जाते हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी, यूरोसिया में स्टेपीज, अफ्रीका में सवाना और दक्षिण अफ्रीका में पंपास के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी पे विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला कह रहा है आपका कि
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये बिल्कुल सही है कि पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण ही पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल है। दूसरा कह रहा है कि वायुमंडल में केवल कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि वायुमंडल में जो होता है कि केवल कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, तो इस प्रकार से आपका जो ये स्टेटमेंट है ना वो सही नहीं कह रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाहता है। तो इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन गलत होता है। और तीसरा कह रहा है कि जयमंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ केवल स्थल और वायु परस्पर मिलते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि जयमंडल किसे कहते हैं, तो यह जलमंडल हो गया, वाटर हो गया, और ये आपका एयर हो गया, और ये आपका लैंड हो गया। ठीक है, मतलब ज़मीन। तो ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं, ये इसे हम क्या कहते हैं, जयमंडल कहते हैं। तो ये कह रहा है कि केवल स्थल और वायु मिलते हैं, तो इस प्रकार से गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट अपने आप में क्लियर नहीं है, जिसके कारण बी वाला भी स्टेटमेंट गलत होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन केवल एक है। तो आप कह सकते हैं कि केवल ए सही है। जानते हैं इसके बारे में कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बेसिक तौर पर हमारे चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और इस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वायुमंडल में गैसों के साथ साथ धूल कण और जलवाष्प भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा ना कि कई प्रकार की गैसें केवल लिखा है। ठीक है, तो इसलिए आपका गलत है, क्योंकि केवल गैसें नहीं पाई जाती हैं, यहाँ पे धूल कण और उसके साथ साथ ठीक है जलवाष्प भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका गलत है, और सी वाले को मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव बर्फ से क्यों बटे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का ढके हुए हैं। तो यहाँ पे है कि ध्रुव जो है वह बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। निम्न में से सबसे बेहतर व्याख्या करने वाले कथन का चुनाव करें। तो पहला जो कह रहा है आपका कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। तो यह गलत है, क्योंकि आतपन की जो मात्रा होती है वह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा कह रहा है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे सूर्य के प्रकाश की मात्रा क्या होती जाती है, घटती जाती है, और यही एक कारण है कि ध्रुवों पर हमें बर्फ देखने को मिलता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के परतों का सही अनुक्रम है जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे धरती पर उतर मतलब कि रॉकेट के लिए कह रहा है कि रॉकेट उतर रहा है, तो उसके लिए मतलब कि कई बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा बेसिक तौर पे कि ये कह रहा है कि धरती पर ठीक है उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा। तो जब रॉकेट आसमान से आएगा, ठीक है उतरने मतलब जब आसमान से रॉकेट धरती पे आएगा, तो सबसे ऊपरी जो मंडल है वह क्या है, आपका बहिर्मंडल है, एक्सोस्फीयर। उसके बाद वह आएगा आपका बहिर्मंडल के बाद आता है बाह्य वायुमंडल, जिसको कि हम लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। तो बाह्य वायुमंडल कह लो या आयन मंडल कह लो। उसके बाद आपका आएगा मध्य मंडल में। ठीक है, मध्य मंडल के बाद आपका आएगा समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में, और समताप मंडल के बाद आएगा आपका क्षोभ मंडल में। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला ऑप्शन आपका सही है कि रॉकेट अगर धरती पर उतरेगा तो इन सारे मंडलों से होते हुए लास्ट में क्षोभ मंडल यानी कि पृथ्वी के सतह पर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि पवनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो पहला कह रहा है आपका कि वायु निम्न दाब वाले क्षेत्रों से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों की ओर गति करता है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेसिक तौर पे हमेशा वायु जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। तो इस प्रकार से पहला आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन आपका सही है, और ए वाला क्यों गलत है मैंने आपको बताया। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो पहला जो कह रहा है आपका कि नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगीं और सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, तो जो कि बिल्कुल सही है कि नदी घाटियों के पास जब बेसिक तौर पे मानव बस्तियां पनपी तो उसी प्रकार से सभ्यता का विकास हुआ। इसलिए आप देखते हो कि जितनी भी सभ्यताओं का विकास है वह नदी घाटियों के पास ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है आपका कि आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नदी घाटियाँ क्या है, प्राकृतिक दशाएं हैं। तो हम आदर्श बसाव वहाँ पर करेंगे जो हमारे लिए क्या होती हैं, अनुकूल होती हैं। तो प्राकृतिक दशाओं का बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन गलत है।
सी कह रहा है कि शहरों में प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं, तो बिल्कुल गलत है। प्रकीर्ण बस्तियां गांव में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। शहरों में जो होती है वह घनी बस्तियां देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केवल ए वाला ऑप्शन आपका सही है और बी और सी गलत है। क्यों गलत है और उसका क्या सही होगा मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खनिज के उदाहरण है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, नमक, चूना पत्थर और अभ्रक। तो यहाँ पे खनिज के उदाहरण के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके हैं सभी के सभी ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, नमक हो गया, चूना पत्थर और अभ्रक, ये सभी के सभी जो हैं वो आपके खनिज के उदाहरण है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी वाला। अब बात करते हैं खनिज से तात्पर्य जो है प्राकृतिक रूप से मतलब कि जो होता है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक संगठन होता है। तो इन सभी का एक निश्चित क्या है, रासायनिक, भौतिक गुणधर्म है और रासायनिक संगठन होता है। जैसे ग्रेफाइट, नमक, चूना पत्थर, अभ्रक इत्यादि। खनिज तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज और तीसरा होता है ऊर्जा खनिज। ग्रेफाइट कार्बन का एक अत्यंत उपयोगी अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है तथा इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। बात करते हैं चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर एक प्रकार का औषधि चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलों रूपों से मिलकर बना होता है। और बात करते हैं अभ्रक की, तो यह एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। और नमक आपने पता है कि यह हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है जो कि हमें समुद्र से प्राप्त होता है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के स्रोत उष्णकटिबंधीय देशों के लिए अधिक उपयुक्त हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को बचाते और सुरक्षित रखते हैं? पहला है परमाणु, पवन, गैस और सौर्य। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि बेसिक तौर पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए ऊर्जा के स्वरूप में सबसे अच्छे जो आते हैं वह कौन से आते हैं? तो पवन आते हैं, ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है पवन है। और डी वाला जो ऑप्शन है वह क्या है, सौर है। और इससे बेसिक तौर पे किसी भी प्रकार का, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि सी और डी दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है। बात करते हैं पवन और सौर ऊर्जा का वह स्रोत है जो उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं और यह प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। पवन गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पवन की गतिज ऊर्जा को टारबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं तथा सौर तापी तकनीकी द्वारा, सौर फोटोवोल्टिक तकनीकी द्वारा सौर जो सूर्य का प्रकाश है उसे सौर ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है और इससे किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि रोपण कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों ए तथा बी का पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है आपका ए कि रोपण कृषि मिश्रित कृषि का एक प्रकार है जो कि बिल्कुल आपका गलत है, बताएंगे इसके बारे में क्यों। और दूसरा कह रहा है कि रोपण कृषि मुख्यतः विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी, कि केवल बी वाला सही है। अब बात करते हैं रोपण कृषि की, तो बेसिक तौर पर उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में रोपण कृषि के लिए आवश्यक दशाएं पाए जाने के लिए रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। रोपण कृषि एक फसली कृषि है जिसमें एक फसल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत विशिष्ट उपजों जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, गन्ना, रबर आदि का उत्पादन किया जाता है। उष्णकटिबंध में अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जो रोपण कृषि के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो यह मिश्रित खेती का प्रकार नहीं है। बेसिक तौर पे आप चाय के साथ केवल चाय बोते हो, ठीक है, कॉफ़ी के साथ केवल कॉफ़ी बोते हो, तो इसमें एक साथ कई फसलों को नहीं उगाते हो, तो इस प्रकार से आपका ये गलत है। और आपसे अगर पूछा जाए कि रोपण कृषि सबसे अधिक किस क्षेत्र में किया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है? तो पहला कह रहा है कि गांव के लोग मुख्य तौर पर खेती करते हैं। दूसरा कह रहा है आपका कि गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तीसरा है आपका कि कटाई का मौसम गांव के लोगों के लिए सबसे व्यस्ततम समय होता है। और चौथा कह रहा है कि गांव के लोग ज़्यादातर संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, गांव के लोग मुख्य तौर पे खेती काम करते हैं, तो सही है, पूर्वाग्रह नहीं है। लेकिन जो बी वाला कह रहा है कि गाँव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो यह बिल्कुल पूर्वाग्रह पर आधारित है। तो गांव के बारे में बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। और तीसरा कह रहा है कटाई के मौसम के समय गांव के लोगों के लिए सबसे व्यस्ततम समय रहता है, तो बिल्कुल सही है। और अगला कह रहा है गांव के ज़्यादातर जो परिवार होते हैं संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से पूछा है कि गांव में जो गांव के लिए पूर्वाग्रह कथन डिसाइड कर रहा है वो बी वाला है। अब बात करते हैं आपका
कि अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पूर्वाग्रह के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः पूर्वाग्रह के जो होते हैं 6 प्रकार होते हैं। पहले होता है जाति के आधार पर पूर्वाग्रह, दूसरा होता है भाषा के आधार पर पूर्वाग्रह, तीसरा होता है लिंग के आधार पर पूर्वाग्रह, चौथा होता है धर्म के आधार पर पूर्वाग्रह, पांचवा होता है उम्र के आधार पर पूर्वाग्रह और छठा होता है क्षेत्र के आधार पर पूर्वाग्रह। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वह भाषा के आधार पर पूर्वाग्रह का उदाहरण बना रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं जो विविधता को स्वीकार्यता को प्रदर्शित करते हैं। आगे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया। तो बिल्कुल सही है कि 8वीं अनुसूची में और अधिक, शुरुआती दौर में आपने पता है कि कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान समय में इनकी संख्या कुल 22 हो गई हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यह विविधता को स्वीकारता है। दूसरा कह रहा है कि समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, तो यह विविधता को स्वीकार नहीं करता है। अगला कह रहा है कि विभिन्न सामाजिक वर्ग के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना, तो ये भी विविधता को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से आपका जो सही ऑप्शन होता है सी वाला आता है कि ए और जो सी स्टेटमेंट दिए गए हैं वह जो है बेसिक तौर पे विविधता को स्वीकार करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किस निकाय यानी कि संस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है। ऑप्शन है जिला परिषद, वार्ड प्रमुख, ग्राम सभा या पंचायत समिति। तो बेसिक तौर पे यहाँ पे सही ऑप्शन होता है सी, ग्राम सभा। इसके बारे में जानते हैं। ग्राम सभा की देखभाल में ग्राम पंचायतें कार्य करती हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी मतदाताओं की सभा ग्राम सभा कहलाती है और ग्राम सभा की कार्यकारी समिति को ग्राम पंचायत कहा जाता है। बात करते हैं आगे की। तो बेसिक तौर पे ग्राम सभा एक अस्थायी निकाय है जबकि ग्राम पंचायत एक अस्थायी निकाय है। वार्ड सदस्य, पंच और सरपंच ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत बेसिक तौर पे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे लागू किया गया 24 अप्रैल साल 1993 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को स्थानीय स्वशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आपका जो रहा ये 12वां क्लास रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।